दैट्स वाई मैंने इसे स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि अगर आप आईटी में जगह बनाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं तो बोलूँगी जो लैंग्वेज की जो पहली लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए वो सी होना चाहिए। जैसे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपना पहला पॉडकास्ट लेकर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी, क्योंकि हम अपने पॉडकास्ट सीरीज़ को आज से शुरू कर रहे हैं। और आज मेरे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट है जो मेरी दोस्त भी है, एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी। इन्होंने जेएनयू से पीजी किया है और मास्टर्स करने के बाद ये अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो इन्होंने कैसे आईटी फील्ड में अपना कमांड बनाई, कैसे आज ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है, ये आपको पॉडकास्ट में बहुत कुछ इनकी जर्नी से सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। सो हे हाय कृष्णा, कैसे हो आप? या आई एम गुड, हाउएवर टू। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो पहला मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि मेरा तो ये पहला पॉडकास्ट है, तो मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी बहुत नर्वस भी। आपको कैसी फीलिंग आ रही है इस टाइम? बहुत एक्साइटमेंट है कि चलो कुछ डिस्कस करते हैं। या क्योंकि आप भी यूट्यूबर हो तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमने जो भी अभी इस जर्नी से सीखा, अभी जहाँ पर हैं या आगे जाने वाले हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि काश हमें कोई भी बता दे पहले, जिन्होंने जो गलती की है, तो हम उस चीज़ को ना रिपीट करें या फिर उससे कुछ सीख चुके हों। तो इसलिए हम लोग भी पॉडकास्ट देखते हैं। तो हमारा भी ये पॉडकास्ट लेने का यही पॉइंट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि आप मेरे जो हमारे इस चैनल पे व्यूअर्स हैं उनको अपना इंट्रो दें। आप अभी जो भी है उनके साथ कनेक्ट करें। Yeah. So my name is Krishna Das and I am from Odisha, and currently I am working as a software engineer at Care Health Insurance, and I have completed my masters in computer application from Jawaharlal Nehru University in 2023. Yeah, that's it. ग्रेट। सो कृष्णा, मुझे आपसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछना है, जैसे कि हम सब लोग जब आईटी में आ रहे होते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, तो या तो हमारा ऐसा होता है कि प्लान होता है कि हमें पहले से पता होता है कि हमें ये करना है अपनी लाइफ में। कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं ऐसी नहीं थी। और कुछ लोग ऐसा होता है जो लाइफ के फ्लो के साथ चलते हैं, उनका कुछ ऐसा प्लान नहीं होता, लाइफ जहाँ ले जाती है। तो आप आज आईटी फील्ड में हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपकी लाइफ की जर्नी कैसे रही? आपने कब डिसाइड किया कि आपको आईटी करना है, या फिर जस्ट एक वे था जो आपको लाइफ लेकर आई और आप आ गए? बस मेरा ऐसा ही था कि जैसे 12th के बाद तो मैंने बहुत रैंडमली कंप्यूटर साइंस ले लिया था। मेरा बैकग्राउंड था कि बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो मैंने उस टाइम बस रैंडमली ले लिया था। जब बैचलर के मैं सेकंड सेमेस्टर में पहुंची तब मेरे को यूट्यूब के थ्रू थोड़ा थोड़ा पता चला कि हाँ, मतलब एमसीए भी हम कर सकते हैं एनआईटी के थ्रू। फिर मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, मतलब लास्ट के थर्ड सेमेस्टर के अराउंड। फिर मेरे को पता चला, तब फिर धीरे धीरे करके वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा मोटिवेशन आया। फिर एनआईटी को ही लेके प्लान था, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर जेएनयू में एडमिशन ले लिया, ऐसा ही था। ग्रेट ग्रेट। जेएनयू भी छोटा नहीं है, बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है, ऐसा नहीं है आप जेएनयू में पहुँचे। एनआईटी के साथ ऑब्वियसली हम लोग जो एमसीए करने वाले होते हैं, तो वो पहला पॉइंट टारगेट कहीं ना कहीं निमसेट ही कर रहे होते हैं। बट आप जेएनयू से हो, जेएनयू भी बहुत लोग टारगेट करते हैं। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा आपसे कि आपने जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आपके अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस कैसा है? वहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसा है? कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही होती है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ कंपनीज अच्छी आती हैं, नहीं आती है। आपका कुछ ऐसा मोमेंट वहाँ का जो आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि क्या कॉलेज का एक्सपीरियंस है आपको? कॉलेज का एक्सपीरियंस, जैसे कि मेरा जो टाइम था वो लॉकडाउन पीरियड ही था, तो फर्स्ट ईयर ऐसा था कि हमको ऑनलाइन ही करना था, और जब सेकेंड ईयर होते होते तब हम कॉलेज में आए। तो एडमिशन तो ऐसा था कि उस टाइम जेएनयू का प्रॉपर एग्ज़ाम ही होता था, जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। अभी वो सीयूईटी के अंदर आ गया है, पर उस टाइम तो जेएनयू का एंट्रेंस था, तो मैंने वही जेएनयू का दिया था। फिर कट ऑफ वगैरह निकली थी, फिर वो अपना होता है ना कि एआईआर वगैरह था, रैंकिंग वगैरह आई, उसके हिसाब से मेरे को पता चल गया था कि हाँ, मतलब अभी तो जेएनयू में एडमिशन होने वाला है। तो फिर एडमिशन प्रोसेस उस टाइम हमारा ऑनलाइन था। जब हम सेकेंड ईयर में जब हमने ज्वाइन किया, तब मतलब एक्चुअल में कैंपस में हम आए, लगा कि हाँ, मतलब कैंपस का क्या फील होता है। बाकी मैंने अराउंड 1 साल ही जेएनयू में रुका है, तो पढ़ाई का वैसे जर्नी देखा जाए तो हमारे प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं वो टाइम टू टाइम क्लासेस लेते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मतलब पढ़ाई के रिलेटेड मतलब दंगे होते तो पढ़ाई नहीं होती है, ऑफकोर्स पढ़ाई बिल्कुल होती है। पर ये है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को क्या, बच्चों को भी ऐसे माइंड में रहता है कि जेएनयू ऐसे मतलब पॉलिटिक्स चलती रहती है, पढ़ाई नहीं होती, फिर या फिर लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा है कि
1100 एकर्स की कैंपस है, कहीं पॉलिटिक्स हो रही है तो यहाँ पे पता भी नहीं चलता है। ऑफ कोर्स घर से फोन आती है, वो न्यूज पे देख के बताते हैं कि अच्छा तुम्हारे कॉलेज में ये हो रहा है, सेफ थोड़ा रहना। हमें नहीं पता होता है कि मतलब कॉलेज में क्या कहाँ पे हो रही है। तो पॉलिटिक्स के मामले में अगर तुम खुद से एंटर नहीं हो रहे हो तो ठीक है, अगर तुम खुद से जा रहे हो तो मतलब ऐसा तो फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है ना सारी चीज़ें। तो एजुकेशन को लेके वो अलग है, पॉलिटिक्स को लेके अलग है। बाकी एमसीए का जो हमारे मतलब ऐसा माना जाता है कि जेएनयू का स्टार्टिंग जो था वो एमसीए को लेके ही था। तो एमसीए के लिए सही है। हालांकि रिसेशन पीरियड था तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हुआ ही है हमारे बैच, हमारे जूनियर बैच को। बाकी था मतलब पढ़ाई के रिलेटेड कोई मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा। जो एनआईटी में चीज़ें होती है उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत चीज़ें था कि जैसे हैकाथन वगैरह हमारे टाइम में नहीं होता था, अब जूनियर्स लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया क्योंकि लॉकडाउन था। तो हमारे सीनियर बैच के था थोड़ा मतलब इतना कनेक्शन नहीं था उस टाइम वैसे देखा जाए तो। बाकी जूनियर्स लोगों ने फिर से हैकाथन वगैरह स्टार्ट करे, फिर कोडिंग वगैरह अभी मतलब वैसे तो ग्रुप वाइज हम करते ही रहते थे। तो यही है। हाँ, एक्चुअली यही पॉइंट रहता है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जेएनयू में पॉलिटिक्स, वो मेन उन लोगों के लिए जो कुछ उस फील्ड में है। आईटी वाले बच्चों को ऑलरेडी जॉब लेनी होती है, उन्हें पहले से प्रेशर होता है कि कंपनीज में बैठना है। इतना बड़ा कॉलेज है, ये नहीं है कि आप वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है तो आपको भी उसमें जाना ही है। तो जेएनयू को फालतू में बदनाम किया हुआ है, मुझे भी ऐसा लगता है। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वहाँ और जगह पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपका फोकस कहाँ होता है कि आईटी में एंट्री लेनी है देन जॉब लेनी है। क्योंकि आजकल ऑलरेडी रिसेशन में इतना स्ट्रगल फेस हो रहा है कि आप उधर अगर अपना दिमाग भटकाएंगे तो आपकी जॉब को लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। इसी वजह से मैंने ये पॉडकास्ट लिया, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और आप वहाँ से आए हो तो आप बेटर ऑप्शन बता सकते हो कि आपने वो फील किया है कि वहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, और आप जेन्युइन फीडबैक दे सकते हो जेएनयू का। कृष्णा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने वहाँ पे उसका प्लेसमेंट कैसा है, जो हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पर, वो कैसे जाता है आपकी, मतलब वहाँ पे जॉब ढूंढने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, कैंपस में कितनी कंपनीज आती हैं या फिर ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ता है, आपने क्या स्ट्रगल फेस किया वहाँ पे जॉब के लिए? देखो, पहला गलती तो जो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था सब लोगों से। मतलब हमारे बैच में जितने स्टूडेंट थे थोड़ा सा ऐसा था कि मैं पहला गलती ये कर रखी थी कि ग्रेजुएशन जब मेरा ख़त्म हुआ तब मेरा जेएनयू में हो गया था। पर मेरे को माइंड में ऐसा था कि मैं बैकअप प्लान जेएनयू के रखती हूँ और एनआईटी को फोकस करती हूँ। तो इस चक्कर में मेरा ऐसा हुआ कि जेएनयू को मैंने थोड़ा साइड में रखा और एनआईटी के लिए फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और उस टाइम थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि लॉकडाउन था तो उस वजह से मेरे को ज़्यादा वो भी नहीं पड़ा कि वहाँ पे मैंने सेमेस्टर भी दे दिया ऑनलाइन और इधर भी चलती रही। इस वजह से थोड़ा सा मेरा सीजीपीए खराब था। मैनेज कर लिया आपने दोनों चीजें? नहीं, मैनेज तो बहुत बुरी तरीके से हुआ। ऐसा था कि सीजीपीए बहुत खराब था। तो मैं ये पहले बताऊंगी कि भाई सीजीपीए अपना हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब ऐसा तो है कि 80% मान के चलो। ओके, आप मेंशन करोगे कितना एवरेज आपका सीजीपीए होना चाहिए एक हर कंपनी में बैठने के लिए वहाँ पे? जैसे हमारा जेएनयू में आउट ऑफ 9 था, मतलब टोटल 9 था, तो 7 के ऊपर तो सारी कंपनी मोस्टली मानते थे जब स्टार्टिंग में जितने सारे कंपनी आते थे। फिर धीरे धीरे करके जैसे होता है ना कि 50-60% बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद फिर सीजीपीए क्राइटेरिया नहीं रहता है। पर स्टार्टिंग में अगर तुम्हें अच्छी कंपनी में बैठना है ना तो मतलब मान के चलो कि 80% मान के चलो कि इतना तो भाई रहना चाहिए। तो सीजीपीए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है वहाँ पे जी। कंपनी में बैठने के लिए, एंट्री लेने के लिए तुम्हारा सीजीपीए मेन है, उसके बाद तुम अपना स्किल्स दिखाओगे वहाँ पे। ऐसा था कि स्टार्टिंग में कंपनीज आने लगे तो मैं स्टार्टिंग में कंपनी पे तो मैं नहीं बैठ पाती थी। बाकी हाँ, ऐसा था कि जिन लोगों का सीजीपीए अच्छा था वो लोग बैठते थे। और हमारा जो कंपनी को जो बुलाते थे वो हमारे बच्चे ही होते थे। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई सीनियर, मतलब ऐसा होता नहीं कि सीनियर लोगों के साथ भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। हाँ, प्लेसमेंट करने सिर्फ हमारे इसमें थे। ऐसा नहीं कि हमारे कोई लेक्चरर उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, कोई प्रोफेसर उनमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो सिर्फ स्टूडेंट ही देखते थे। टीपीओ वगैरह नहीं था कोई कॉलेज में? नहीं, वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ही देखते थे। बाकी ऐसा था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीटेक वाले भी हमारे साथ ही जुड़े हुए थे, ऐसा ही था। तो कंपनियां जितने सारे हम बुला रहे थे वो हमारे स्टूडेंट्स ही बुलाते थे। और एक मतलब ऐसा था कि ठीक था, हमारे बैच तक ठीक था। हमारे टाइम 17-18 कंपनीज आए थे, वो बहुत कम है। पर हमारे जो स्ट्रेंथ था बैच का वो 56 ही था, इतना बड़ा स्ट्रेंथ भी नहीं था, 56 स्ट्रेंथ था।
तो रिसेशन के कारण थोड़ा बहुत तो हुआ कि जो कंपनी आ रहे हैं, जितने बच्चे को वो लेना चाहिए, हायर करना चाहिए, बहुत कम हायर कर रहे थे। तो ऐसा था कि 50% बच्चे जब तक सिलेक्ट हुए उसके बाद फिर मेरा नंबर आया कि हाँ मतलब मैं कोई कंपनी में बैठ पा रही हूँ, ऐसा था। क्योंकि CGPA के कारण मैं कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए मतलब ऐसा मेरा फर्स्ट राउंड में ही कट जाता था। तो उसके बाद फिर लास्ट में मैंने 1-2 कंपनी में दिया था और फिर मेरा लास्ट तक हो गया था। मतलब फॉर्चुनेटली ऐसा कोई कंपनी आया लास्ट में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा था और वहाँ पे मेरा हो गया, ऐसा था। बाकी ऐसे कोई है नहीं। हमारे बैच में भी लास्ट में कुछ बच्चे रह गए थे जो कि 5-6 बच्चे तो ऐसे रह गए थे जिनको IT में लिटरली जाना था कंपनी में, पर उनका हुआ नहीं था अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू रिसेशन, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारा पहला का था ना, जो हमारे सीनियर बैच जो थे उनके एक एक हाथ में 2-2 ऑफर लेटर था, पर रिसेशन के कारण थोड़ा थोड़ा ऐसे बिगड़ने लग गई चीज़ें। वो तो अभी भी NIT के बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे, तो मतलब सारी यूनिवर्सिटी में ये चल ही रहा है अभी। वो सब पे इम्पैक्ट हुआ है, सारे कॉलेजेस को हुआ है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज रहे हो या फिर Correct. NIT से क्यों ना रहे हो, तो रिसेशन ने सबको इम्पैक्ट किया है। हाँ, पर हाँ मैं ये बताऊंगी कि कंपनीज विजिट करते हैं, अच्छे कंपनीज भी विजिट करते हैं। और हमारे टाइम में मैक्सिमम जो हाईएस्ट पैकेज था वो 17 LPA 14 LPA यही था, और बाकी एवरेज तो ऐसे मान के चलो बहुत कम भी गया है, बहुत मीडियम गया, जिसको जो मिल गया बस वो ले लिए, ऐसा था। ओके ओके, इट्स लाइक डिपेंड ऑन स्किल्स कि आपने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया है, उस हिसाब से आपका पैकेजेस हाईएस्ट एंड लो गया होगा कॉलेज का ना। जैसे कंपनी भी अपने हिसाब से थोड़ा कम पैकेज में भी आ रही थी रिसेशन की वजह से। तो इट मीन्स यही कि जैसे आपने मेंशन किया कि CGPA सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड अपना CGPA ही क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो छिन जाती है आपको कैंपस में बैठने के लिए, जो कंपनी आ रही है उसमें आप कम्पीट नहीं कर पाते हो कि दूसरे की CGPA ज़्यादा है तो आपके पास स्किल होते हुए भी आपको उनसे पीछे रहना पड़ता है। दैन उनका सिलेक्शन होने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो एक एवरेज CGPA मेंटेन करके रखें, ताकि आपको वहाँ कॉम्पिटिशन ऑलरेडी कम हो जाए कि हाँ आपकी कंपनी को, क्योंकि रिज्यूमे में वो यही देख रहे होते हैं ना कि आपका CGPA ये दिखाता है कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम को लेकर। इट्स नॉट लाइक कि आपका 9 ही हो, बट एवरेज आपका होना चाहिए कि जितना भी कंपनी मेंशन करती है। एंड बाकी जैसे कृष्णा ने बोला उनका CGPA कम था, लेकिन स्किल्स भी ऐसी चीज़ है कि अगर CGPA कम है तो अपने स्किल्स को आप बढ़ाकर ले सकते हो। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, NIT में प्रिपरेशन करने के साथ JNU किया, फिर भी आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छी पैकेज पे हैं, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अभी भी चल रही हैं। तो स्किल्स बहुत मैटर करती है। सो नेक्स्ट, और एक बात भी हाँ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे मेरा CGPA तो कम था, पर ऐसा मेरा था कि मतलब कहीं ना कहीं कोई तो कंपनी आएगा जो लेके जाएगा। तो उस टाइम में मैंने ऐसे किया था कि सर्टिफिकेशन मैंने काफ़ी किया था। मतलब ऐसा था कि जो जेन्युइन हो, ऐसा नहीं कि फेक कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं। मेरे को था कि CGPA तो कम है, तो सर्टिफिकेशन भी लाइक जैसे NPTEL वगैरह से मैंने कुछ किया था, और बहुत आते हैं जो ऑनलाइन मतलब हम थोड़ा बहुत करके अपना सर्टिफिकेशन भी दिखा सकते हैं। और बाकी अपना स्किल्स वगैरह तो डेवलप करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपना प्रोजेक्ट डालो। तो उस हिसाब से ना लास्ट में भी जो कंपनी आई थी उसी कारण ही मेरा वहाँ पे हुआ था। DA से तो एक चीज़ था ही था, पर तुम्हारा जो खुद का जो प्रोजेक्ट तुम करते हो उसमें तुम क्या दिखा रहे हो, अपने क्या कौन सी वेब डेवलपमेंट में क्या क्या कर रहे हो, और तुम्हारा सर्टिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत अपने CV को ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया था लास्ट ईयर तक। तो अगर CGPA थोड़ा बहुत भी बिगड़ जाता है, लास्ट में पता चला कि अभी तो इतना CGPA है नहीं, तब भी इतनी घबराने की बात नहीं होती है। तुम अपना CV को मतलब कर सकते हो स्ट्रॉन्ग, तो लास्ट तक करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए आप अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए थे, क्योंकि आपके पास है क्रिटिकल थिंकिंग कि कहीं ना कहीं एक वे नहीं था तो आपने दूसरी अप्रोच ढूंढी और compete किया अपने कॉम्पिटिटर से। तो वही चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन अभी नहीं है, अभी CGPA जितनी कम हो चुकी है, उन्होंने दूसरा ऑप्शन निकाला कि सर्टिफिकेशन के थ्रू वो कंपनी को बता सके कि हाँ मैं कितनी इस चीज़ में हूँ। तो आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन किया। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग होने वाला है कृष्णा, कि सपोज़ एक बिगनर है, ओके और वो सपोज नॉन टेक्निकल है, उसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसके पास अभी कोई टेक की नॉलेज नहीं है, वो एज अ फ्रेशर आया है। तो आपके अकॉर्डिंग उसकी क्या एडवाइस होनी चाहिए, आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी कि उसको क्या शुरू करना है, उसे क्या क्या पढ़ना है जो उसे एक अच्छा पैकेज दिलवा सके, फर्स्ट टाइम में वो कंपनी क्रैक कर सके। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए और कहाँ पर उसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ऐसा क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर तुम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से भी, तब भी बच्चों को इतना नहीं पता होता है। मेरा तो ये है कि फंडामेंटल पहले देखो, कोई एक लैंग्वेज को पकड़ लो, जैसे कि सी को तो पहले पढ़ लो। उसके बाद जैसे होता है ना कि DA से करने के लिए कोई एक लैंग्वेज चाहिए हमको, तो एक लैंग्वेज पकड़ लो। थोड़ा बहुत
प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी डीए से नहीं करना चाहिए, डीए से करना चाहिए। फंडामेंटल से स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत मतलब कोडिंग किया, उसके बाद फिर अपना हर चीज़ में, जैसे कि होता है ना कि फ्रंट एंड का भी हमने थोड़ा बहुत देखेंगे, बैक एंड का भी देखेंगे, और थोड़ा सा हमारा डेटाबेस का, बस इतना होना चाहिए। ऊप्स कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए बिल्कुल। वो तो मतलब ऐसा होता है कि तुम्हारा 2 साल एक्सपीरियंस भी हो जाए ना कंपनी में, तब भी तुम्हारा ऊप्स स्ट्रांग होना ही चाहिए। ऊप्स तो बिल्कुल बढ़िया से आनी चाहिए, कोई एक लैंग्वेज बढ़िया से आनी चाहिए, और तुम्हारा थोड़ा सा डेटाबेस का जो होता है ना कि बेसिक क्वेरी वगैरह, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। ओके, इसलिए एक सेम चीज़ कि अगर आप टारगेट कर रहे हो कंपनी को और अभी आप फ्रेशर हो, तो अभी आप एमएनसी को ना सोचते हुए जो डीएसए फुल ऑन डीएसए होता है वो एमएनसी टारगेट करें। लेकिन अगर आपका टारगेट अभी पहले जॉब लेना है तो कहीं ना कहीं आप वेब डेवलपमेंट पे पहले फोकस कर सकते हैं, डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, एक लैंग्वेज पे कमांड बना सकते हैं, और जितनी एक मिनिमम एक छोटी स्टार्टअप कंपनी को रिक्वायर्ड होती है डीएसए की, उतना आप कर सकते हैं। सो आई थिंक उसके थ्रू कृष्णा क्या मैं सही बोल रही हूँ कि इसके थ्रू शायद आप पहली कंपनी क्रैक कर सकते हो, इतना बेसिक कंसेप्ट अगर आपका डेवलपमेंट में और किसी का एक लैंग्वेज में कमांड है और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आता है तो। हाँ, बेसिक मतलब जैसे एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, इतना भी कर लोगे ना, कंपनियां बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं पूछते हैं, यहीं से ही स्टार्ट होती है चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही, पर तुम इतना भी कर लोगे ना, बहुत अच्छी कंपनी में ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब नहीं, बहुत एकदम डीपी लेवल के डीए से कर लिए तभी जाके होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट राइट राइट, कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स कंपनी को यही चाहिए। जैसे छोटी कंपनीज होती हैं तो वो डीएसए से ज़्यादा आपके डेवलपमेंट पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दे रही होती है। तो कृष्णा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, जैसे आपने बोला जेएनयू में कंपनीज आती हैं, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ कंपनीज नहीं आ रही होती, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको रेफरल नहीं मिलते, उनके कुछ रिसोर्सेज नहीं होते, फ्रेंड सर्कल कनेक्शन नहीं हो रहा होता। तो आपके अकॉर्डिंग उनको ऐसा क्या कर सकते हैं, वो किस थ्रू से वो ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं या फिर वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं? आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे वो कैसे ट्राई करें कि अगर उनके पास कॉलेज में भी कंपनीज नहीं आ रही है, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो अपनी नेगेटिव, क्योंकि कई बार मोरल डाउन हो जाता है कि हमारे पास स्किल्स तो है बट समझ नहीं आ रहा कि ट्राई करें तो कैसे करें, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहले तो अगर कंपनी में नहीं आ रही है तो तुम्हारे सीनियर्स तो कोई कंपनी में होंगे ही, तो पहले सीनियर के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाओ, और लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनानी चाहिए बिल्कुल। और लिंक्डइन हो गया, जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे हायरेक्ट हो गया, naukri.com हो गया, और जॉब ऐप करके भी ऐसे आती है। उस सारे पोर्टफोलियो में मतलब थोड़ा सा अपना बना के रखो प्रोफाइल। और ये होता है कि लिंक, अगर जैसे मैं तो अपने हिसाब से मानती हूँ कि लिंक्डइन बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मेरे लिए तो बढ़िया है अगर तुम सही से उसको कर पा रहे हो। उसमें लिंक्डइन में ऐसा फीचर्स होता है ना कि तुम्हारे जॉब के हिसाब से तुम तो ढूंढ ही सकते हो कि एज अ फ्रेशर तुम उसको फिल्टर आउट करो, तुम्हारी कौन सी है, तुम कौन सी कंपनी में अभी तुम्हारे जॉब्स ओपनिंग्स है एंट्री लेवल का, वहाँ पे तुमने देख लिया, जॉब आईडी उठाया, और एक छोटा सा टेम्पलेट बना लो कि हाँ मतलब मैं ये अभी कर रही हूँ और मेरा फ्रेशर हूँ, जो भी है ये स्किल्स हैं, और जॉब आईडी भी मेंशन करो। टेम्पलेट मिल जाएगी गूगल पे, मतलब नेट पे तो मिल ही जाती है। उस कंपनी में जाके लिंक्डइन के प्रोफाइल में वहाँ पे नीचे आती है कि जॉब सेक्शन करके आती है, पीपल सर्चिंग ऐसे करके बहुत सारे आते हैं, तो पीपल में तुम जाओगे ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग उस कंपनी में दिख जाएंगे, उनको कनेक्शन में रिक्वेस्ट भेजो। उसके बाद फिर जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेंगे ना, उनको टेम्पलेट भेजो कि जॉब आईडी के साथ अपना रिज्यूमे भी दो, तो वो लोग रेफरल दे देते हैं। रेफरल लेना, लोग समझते हैं कि रेफरल नहीं मिलता है, रेफरल नहीं मिलता है, पर जो मैंने वे बताया ना, इस हिसाब से तुम करोगे ना, रेफरल इतने आएंगे, मतलब सब रेफरल देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि रेफरल देने से भी उनको कुछ बोनस अमाउंट मिलता है। तो ये कोई भी मना नहीं करता है, पर वे होना चाहिए कि किस हिसाब से हम मांगेंगे। बाकी एंट्री लेवल पे थोड़ा बहुत जॉब ओपनिंग्स कम रहती है, तो इस हिसाब से तो ये होना चाहिए कि तुम्हारे जो सीनियर्स जो है कंपनी कॉलेज के, उनके साथ थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखो कि तुम्हारी कंपनी में अगर ओपनिंग्स हैं तो हमें थोड़ा सा रेफ़र कर देना। बाकी तो ऑफ कैंपस हमको अप्लाई करना चाहिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके। दैट्स वाई मैंने इसे स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि अगर आप आईटी में जगह बनाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि कृष्णा ने अभी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, कई बार लिंक्डइन पे
अप्लाई तो कर रहे होते हैं हम जॉब, बट हमारे पास राइट अप्रोच नहीं होती कि हम कैसे उनको कनेक्ट करें। हम डायरेक्टली बस हाय हेलो बोल रहे होते हैं, एचआर देखा तो उनको लिंक कर रहे होते हैं और हम बोलते हैं हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो द करेक्ट वे है, जैसे कृष्णा ने समझाया कि कहाँ पे जाके आप कैसे रेफरल मांग सकते हो, तो आप इस अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे आप अपना रेफरल ले पा रहे होंगे, ऑफ कैंपस ट्राई कर पा रहे होंगे, जो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, जिनका बहुत लोगों का होता है कि हमारे कॉलेज में कंपनीज़ नहीं आ रही या रिसेशन की वजह से जो कंपनी आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू कृष्णा, ये तो बहुत, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो एज अ फ्रेशर होते हैं कि कैसे एक्चुअली में कनेक्शन बनाएं। लिंक्डइन पे तो कनेक्शन बनाना बहुत ही कम लोगों को मुझे लगता है राइट अप्रोच में आता है जी। सो कृष्णा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे कि अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कंपनी में काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग आपने देखा कि आपने जो अभी कॉलेज लाइफ में पढ़ा और आप जो अभी एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस रहता है रियलिटी में? क्योंकि हम लोग पहले कॉलेज में क्या है, थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, उस पर फोकस कर रहे होते हैं, सीजीपीए पे फोकस कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में कंपनी में कुछ और ही चल रहा होता है, वो कुछ और ही हमसे नीड होती है। तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो हम पढ़ के आते हैं वो अलग होती है, जो हम काम करते हैं वो बिल्कुल ही अलग होती है। ये तो मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई ना करें, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा है कि ठीक है, मतलब मेरा जैसा है कि जो बैकग्राउंड है C#.net, वो तो कोई कॉलेज में पढ़ाता भी नहीं है, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है। बाकी जो जावा वगैरह भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमको जो ओप्स कंसेप्ट आता है ना वो काम में आ जाती है कि हम कैसे कैसे करते हैं, पर जब हम पूरे इंडस्ट्री लेवल पे आके काम करते हैं हमें पता चलता है कि क्या है, मतलब डिबगिंग करना, चीज़ों को सीखना, मतलब डिबग करना हम कभी करते भी नहीं है पढ़ाई के टाइम। हालांकि मैंने सुना भी है कि कोई गाइड भी करता है कि तुम डिबग कर करके करो, मैंने पढ़ाई के टाइम कभी नहीं किया। जब इंडस्ट्री लेवल पे हम काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन खुद बना रहे हैं, तब समझ में आता है। तो मैं ये बताऊंगी, जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना खुद से, एकदम फुल स्टैक प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों, उस हिसाब से तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है कि हमने कुछ पढ़ाई के टाइम में थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे। बाकी कंपनीज में तो थोड़ा बहुत मतलब इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है, तो वो तो जब आओगे तभी पता चलेगा। राइट कृष्णा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो स्टडी वेस्ट होती है, वो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। जैसे हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले सी क्यों पढ़ा रहे होते हैं, वो इसलिए पढ़ा रहे होते हैं ताकि हमारा फाउंडेशन क्लियर हो जाए, क्योंकि कंपनी को कंफर्म नहीं है आपको कि आपने जो पढ़ा है वो वही करवाने वाली है। हो सकता है आपने जावा पढ़ी हो, वहाँ C# कराया जाए। सेम चीज़ मेरे साथ रही है, मैंने भी जावा पढ़ी बट काम C#.net पे कर रही हूँ। वही चीज़ होती है कि आप कुछ और पढ़ रहे होते हो, वो कुछ और काम कराती है। लेकिन अगर आपने वो अच्छे से सीख लिया है, आप जैसे बोला कृष्णा ने कि ऊप सीख लिया है, उसका फाउंडेशन सीख लिया है, तो आप डायरेक्टली नई लैंग्वेज में तुरंत स्विच कर सकते हो। आपको इतना टाइम नहीं लगता, वो सिंटेक्स का डिफरेंस रहता है, अदरवाइज आप सीख पाते हो। तो कृष्णा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि जैसे फाउंडेशन के बारे में आप क्या, वो सी लैंग्वेज है, हमारी बेसिक चीज़ें जिसे हम सोचते हैं आउटडेटेड हो गई है, तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो बोलूँगी जो लैंग्वेज की जो पहली लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए वो सी होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल ही ऐसा है कि तुम सी सीख रहे हो, मतलब तुम कुछ सीख रहे हो, उसके बाद तुम कोई दूसरे लैंग्वेज पे जाओ। सबका और ऑलमोस्ट सबका ये होता है कि सब सी से ही स्टार्ट करते हैं, कोई जावा से डायरेक्टली, मतलब ऐसा होता है ना कि जो मदर लैंग्वेज बोला जाता है ना वो सी ही होता है। सी बेसिकली एक लो लेवल लैंग्वेज ही होता है, बाकी जितने सारे लैंग्वेज होता है वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई एक लैंग्वेज जब हम पकड़ते हैं ना, फिर उसके बाद दूसरे लैंग्वेज को तभी पकड़ पाते हैं, क्योंकि लो से स्टार्ट करते हैं, तो फिर बाकी जितने सारे लैंग्वेज वो हाई लेवल पे होती है, तो सी तो सीखना ही चाहिए। राइट। मैं भी अपनी वीडियोस में सबको यही बता रही होती हूँ। इनफैक्ट मैंने इसलिए सी से स्टार्ट किया है कि अगर आप बिगनर हैं, आप फ्रेशर हैं, तो अगर आप सी समझ पाते हैं ना कि उसमें मेमोरी मैनेजमेंट हो कैसे रहा है। वो लो लेवल लैंग्वेज इसलिए ही है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाई है। आप डायरेक्ट जावा पे जाओगे या किसी अनदर लैंग्वेज पे जाओगे तो आप सीख तो लोगे, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है, कंसेप्ट है, वो आप सही से नहीं समझ पा रहे होंगे। वो आपको तब क्रिटिकल लग रही होती है क्योंकि आप बैकएंड में कैसे काम हो रहा है, लैंग्वेज काम कैसे कर रही है, मेमोरी कैसे मैनेज कर रही है, वो नहीं समझ पा रहे होते। इसलिए इनकी भी एडवाइस और मेरी भी एडवाइस रहती है कि आप अगर फ्रेशर है तो स्टार्ट सी से करिए। अगर आपने सी अच्छे से कर ली, कंसेप्ट बना लिया, तो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज आपकी 50 से 60% खुद ही डन हो जाती है। फिर शायद सिंटेक्स का ही कुछ डिफरेंस होता है एंड ओप्स के कुछ कंसेप्ट जिन पे आपको काम करना होता है, एंड देन आपकी कमांड अच्छे से बनी होती है, तो फिर आगे लैंग्वेज कोई टिपिकल नहीं लगती। फिर कोडिंग को जो बोलते हैं ना बहुत टफ है, वो पॉइंट नहीं आ रहा होता है। राइट ना, जैसे हमने बात की स्किल्स के ऊपर, हमने देखा कि डेवलपमेंट वगैरह रहा, DSA रहा, वो सब, बट एक कुछ हमारी
हमारी अलग सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं जो हमारी कंपनीज़ में बहुत रिक्वायर्ड होती हैं। मैंने बहुत बार मेरे साथ के फ्रेंड्स के साथ भी देखा है कि उनको बहुत अच्छी नॉलेज है कोडिंग की, बट कहीं ना कहीं वो HR राउंड में बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन वे वो उस तरह से अपना रिप्रेजेंट नहीं कर पाते नॉलेज को जिस तरह से करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग उस पर कैसे काम करना होगा कि इंटरव्यू कैसे आप सामने वाले को क्रैक कर पाए कि हाँ वो जो पूछ रहा है वो हम उसको सही बता पाएँ, क्योंकि ज़्यादा लाइन्स बोलने की ज़रूरत नहीं होती, कम लाइन्स में हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे होते सामने वाले को। देखो, पहली बात तो ये है कि सबके मन में ये डर रहता है कि हमको इंग्लिश बढ़िया से आनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है, आनी चाहिए एक मीडियम लेवल पे कि तुम अगले सामने वाले को समझा पा रहे हो अपनी चीज़ें। और IT में जो इंटरव्यू होता है ना, वो ऐसा होता है ना कि टेक्निकल टर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं वही हम बता रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही टेक्निकल टर्म ही हमको बताना होता है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट के साथ ही बताना होता है कि हमें ये चीज़ें पता है। बाकी इतना कुछ ज़्यादा हेड एंड फर्स्ट रूल है नहीं कि भाई बहुत ही बढ़िया तगड़ा इंग्लिश आए तो तभी हम बता पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं वही बताना होता है, आराम से बताना होता है। थोड़ा बहुत हम डर जाते हैं कि जैसे होता है ना कि हम अभी वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हैं तब लोग थोड़ा सा सही से बैठते हैं, अगर फेस टू फेस इंटरव्यू हो जाता है तब थोड़ा लोग डर जाते हैं। पर मेरे साथ बिल्कुल उल्टा है, मैं वर्चुअल पे बिल्कुल डर जाती हूँ और फेस टू फेस मेरा मतलब इतिहास गवाह है कि मैं फेस टू फेस इंटरव्यू क्रैक कर लूँगी। तो ये होता है ना कि जब हम सामने वाले को थोड़ा सा चीज़ों को समझाते हैं, वो समझता है, तब हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं हमें चीज़ें आती है, वो सामने वाला भी समझ रहा है। तो वैसा कुछ नहीं है, जो हमें आता है वही बताना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि कई बार लोगों का कहना है कि IT का मतलब है आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है, उनको जस्ट आपका कॉन्फिडेंस जानना होता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, क्योंकि आगे चल के आपको टीम में, अपनी लीडरशिप में, टीम में कंट्रीब्यूट करना होता है। तो आपको अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने आना चाहिए कि जो आपसे पूछा गया है उसको आप कैसे बोल पाते हो कॉन्फिडेंटली। इट्स डजंट मीन कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की है, कहाँ तक की है। नॉर्मल इंग्लिश में आई थिंक चलती है, जितना मैंने अपने इंटरव्यू से सीखा, उसमें जस्ट आपको कॉन्फिडेंस होकर आंसर देना है कि आपने जो बोला है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। भी रहना चाहिए, नहीं आता तो नहीं आता, क्यों टाइम खराब करना कि हाँ हम सोच रहे हैं। या लोग फेक ट्राई करते हैं कि इंटरव्यू को बोलकर घुमा के आंसर दे दे, बट वो इंटरव्यूअर है, उसने बहुत इंटरव्यू लिए तो उसको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट राइट राइट। तो कृष्णा, मेरा एक और क्वेश्चन यही होगा इसी पॉइंट पे कि जैसे आप अभी कंपनी में हो तो ऑलमोस्ट आपको शायद 2 इयर्स हो चुके हैं एक्सपीरियंस, तो आपने जो भी अभी तक आप कुछ कंपनीज़ में रिजेक्शन मिला होगा, कुछ कंपनीज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो आप अपने रिजेक्शन से ऐसा क्या सीखे, आपको ऐसा क्या लगा, आप ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि आपको ऐसा कुछ नया लगा कि यार ये पता होता तो ये रिजेक्ट नहीं होती मैं इस चीज़ से, तो वो क्या चीज़ थी आपकी? जैसे होता ना कि पहले हम इंटरव्यू देने से पहले कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन बढ़िया से पढ़ लो, वो क्या चाहता है हमसे। हमें नहीं पता होता है, हमें ये लैंग्वेज पता है और कंपनी की वो डिमांड कुछ और अलग होता है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो पहले वो जॉब डिस्क्रिप्शन JD तो बढ़िया से पढ़नी चाहिए कि क्या है, और थोड़ा बहुत जाके गूगल पे देखना भी चाहिए कि इंटरव्यू लेवल किस टाइप का होता है उस कंपनी का। हम बहुत हाई लेवल पे प्रिपेयर होते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं होते और उल्टा हो जाता है जाके, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। और कितने राउंड का हमारा इंटरव्यू होगा, फर्स्ट राउंड क्या रहता है, मशीन राउंड रहता है या फिर एप्टीट्यूड रहता है, या फिर नहीं ये सिर्फ DSA ही पूछते हैं। कभी कभी कुछ कंपनियां DSA पूछते ही नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज के पूछते हैं, उस पूछते हैं। कभी कभी होता है कि वो DSA भी पूछते हैं, कभी कभी होता है कि मीडियम लेवल के DSA स्टार्ट करते हैं फिर आते हैं लैंग्वेज पे। तो ये सारी चीज़ें हमें HR बताते हैं, हम पूछते नहीं है। बस HR को तुम पूछोगे ना, वो बताएंगे कितने राउंड का होगा, कितने टाइम में होता। मतलब ये सारी चीज़ें तो पहले कंफर्म करनी चाहिए, उसके बाद तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत गूगल पे, नेट पे भी चेक किया करो कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं। आज के डेट में तो ग्लासडोर में जाके देखोगे पूरे क्वेश्चन पड़े रहते हैं कि किस लेवल पे ये लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी रखनी चाहिए इंटरव्यू से पहले, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इट मीन सिंपल है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो एग्ज़ाम देने, उसके बारे में जैसे कृष्णा ने बोला पूरी चीज़ें आपको हिस्ट्री जान लेनी चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें किस टेक्नोलॉजी के लिए आई है। हो सकता है आपने मन पढ़ा हुआ है बट उसे मन नहीं चाहिए, तो आप वो अपना रिज्यूमे भी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि हाँ उसको जो नीड है आप उसमें डालें, बट एक्चुअल में आना भी चाहिए वो जो आप रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, और वो कंपनी की नीड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो सब पता रहेगा। तो कंपनी वाले जो इंटरव्यूअर होते हैं वो खुद इंप्रेस हो जाते हैं कि आप उनकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, दैट्स वाई आपने उनकी इतनी सारी हिस्ट्री जानी है, उनके बारे में आप पढ़कर आए हो।
यही चीज़। मैं बहुत सारे इंटरव्यू भी दिया है बीच में, कभी कभी कहीं पे अप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है कि ना कि कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि वो फुल स्टैक मांगते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों मांगते हैं। ठीक है, हमें फ्रंट एंड नहीं पता तो मैं बैक एंड में ज़्यादा फोकस करूंगी, और इंटरव्यू को मैं बोलती भी हूँ इस चीज़ में मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, पढ़ लूंगी आगे, पर अभी के लिए ये है। तो वो क्वेश्चन भी उसी के ऊपर फोकस करके ही पूछते हैं। तो अगर तुम्हें पता होगा कि हाँ मतलब जेडी ये है, हमें क्या आती है, हम किसके ऊपर इंटरव्यू को बोले, क्योंकि हम जिस वे से बोलते हैं ना क्वेश्चन उसी हिसाब से ही हमसे घूम फिर के वही आती है। तो Right, इंटरव्यू हमारे ऊपर ही बेसिकली डिपेंड करता है, हम ही खुद डरते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे क्या पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी एक एल्गोरिदम की तरह है, जैसे हमारा यूट्यूब एक एल्गोरिदम पे वर्क कर रहा होता है, एक पैटर्न रिपीट होता है, सेम इंटरव्यू में भी वही हो रहा होता है। तो कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने जब अपना इंटरव्यू क्रैक किया, आप कंपनी में हो, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, आपकी कंपनी के क्या क्या पैटर्न थे, कैसे राउंड्स थे, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, आपको क्या चीज़ें पूछी गई थी, और क्या क्या फाउंडेशन ने आपका सपोर्ट किया उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो सब क्या? फ्लो था। ठीक है, जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था तब मैंने इंजीनियरिंग करके एक कंपनी में ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे ऐसा था कि मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रही थी, तो उनका कोई क्राइटेरिया ऐसा था नहीं कि कौन, मतलब उनका कोई जॉब डिस्क्रिप्शन था नहीं, जो आता है वो वहीं से पूछेंगे, ऐसा था। तो मेरा उस टाइम C++ था, मैंने DSA कर रखा था। तो फर्स्ट राउंड ऐसा था कि उन्होंने DSA पूछा था, तो मैंने बता रखी थी कि एरे, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, ये 3 से ही पूछना, उससे आगे तो मतलब ऐसा नहीं, पर इतना मैंने बता रखा था कि ये तीनों में मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो उन्होंने मेरे से लिंक लिस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे थे, बस वो 2 क्वेश्चन लिंक लिस्ट ही था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट राउंड था वो C++ के अराउंड ही था, मतलब ऊप्स वगैरह पूछे थे, बस यही था। और लास्ट जो HR राउंड होता है वो बहुत बेसिक होता है, तो बस वही था। और अभी जिस कंपनी में मैं करेंटली हूँ वो मैंने मतलब मेरा इंटर्नशिप वहाँ पे 6 महीने के अराउंड था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन की थी। तो मैं उस टाइम C# में कर रही थी, तो मेरा CV मतलब मैं इस हिसाब से बना रखी थी, C# एंड .NET। तो जो करंट कंपनी में भी था वहाँ पे भी मुझे एरे का क्वेश्चन पूछे थे और स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछे थे, बहुत बेसिक, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मीडियम लेवल के, बहुत हार्ड भी नहीं था। बस 2 DSA क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद फिर वो C# के आ गए थे, .NET फ्रेमवर्क वगैरह, उसमें क्वेश्चन पूछे थे। तो बस, और जो HR राउंड होता है वो अगर तुम फ्रेशर हो तो HR राउंड में वैसे कुछ होता नहीं है, अगर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो नहीं है कि नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कभी कभी कंपनी जैसे डिलाइट हो गया, एसेंचर हो गया, वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और नॉर्मल कंपनी होती है, छोटा मोटा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, वो इतना कुछ नहीं पूछते हैं। और तुम्हारा थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है, मतलब 6 महीने का इंटर्नशिप है या 1 साल का, मतलब इतना अगर मान के चलो, तो फिर तुम्हारे प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। अगर बहुत मतलब फ्रेशर हो तो तुम्हारे CV में जो तुम प्रोजेक्ट मेंशन करते हो वो पूछते हैं। तो यही होता है। राइट। इट मीन्स कि अगर आप किसी MNC की बात ना करें, हम यहाँ पर कोई नॉर्मल स्टार्टअप रहा है, छोटी कंपनीज हैं जिनकी मोस्टली हम लोग जो एज अ फ्रेशर होते हैं, हमारी स्टार्टिंग छोटी कंपनी से ही होती है, और ये बहुत अच्छा भी होता है। लोग बोल रहे होते हैं कि MNC जाना है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट छोटी कंपनीज जो इतना हमको ग्राइंड कर पाती हैं ना, वो हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें हमारी स्किलअप हो रहा होता है, हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। वहाँ जो प्रेशर होता है ना, उसको हम झेल कर सीख रहे होते हैं, और MNC में जाकर आराम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है उसके लिए आपको ऐसा नहीं है, जैसे अभी इन्होंने बात भी की इंग्लिश के बारे में कि हमें स्टैंडर्ड इंग्लिश आनी चाहिए, सेम आपको स्टैंडर्ड लेवल का DSA की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक DSA और वेब डेवलपमेंट, आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपके फाउंडेशन पे कमांड है, तो आई थिंक ये नॉर्मल कंपनीज आपको आराम से ले लेती हैं। देन आपका बस आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से आना चाहिए कि आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाओ। राइट। सो कृष्णा, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सपोज़ अगर आपको एक चांस मिले कि आप जो अपने बैक एक पुरानी कृष्णा दास जो कॉलेज में है, JNU में है, उसको कोई एडवाइस देना चाहें, या ऐसी कोई मिस्टेक जो हमें आपको लगता है कि मैंने की, या आपने किसी को देखा करते हुए कि वो ना करे तो और अच्छा हो सकता है, या हम और अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, तो वो एडवाइस आपकी क्या होगी? देखो, वो तो ये है कि पहले अपना CGPA पे ध्यान दो, जो मैंने बिल्कुल नहीं किया था, इधर उधर भटक गई थी। अगर कोई एक पे फोकस करो ना, एक पे ही करो, ऐसा नहीं कि इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि MCA करते हुए भी उनका मतलब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अंदर रहता है कि हम प्लेसमेंट ले, IT में जाए, या फिर हम गवर्नमेंट की तैयारी करें। वो उस टाइम भी कन्फ्यूजन में भरे रहते हैं कि प्लेसमेंट में बैठे या मतलब गवर्नमेंट की तरफ जाए। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है, तुम अगर MCA कर रहे हो, तुम्हें गवर्नमेंट में जानी चाहिए, तो छोड़ दो प्लेसमेंट, गवर्नमेंट की ही तैयारी करो। और मैंने ऐसा देख रखा है, वो प्लेसमेंट बच्चे छोड़ते गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, करते हैं,
और ऐसा अगर है कि प्लेसमेंट ही लेना है तो प्लेसमेंट की तरफ ही फोकस करो, कोई एक चीज़ में फोकस करो, दोनों जगह डाइवर्ट मत होना चाहिए। राइट इट मीन्स सिंपल है, आप अगर आईटी में आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप जेन्युइन में आईटी में जाना चाहते हो। यहाँ भी कंपटीशन की कमी नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है कि आपको ये करना है वो करना है इधर भी जाना है, क्योंकि जब आप एक लेज़र फोकस से काम कर रहे होते हो तो आप ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ चुके होते हो। तो अगर आप इस एंट्री में आ रहे हो, आईटी में आ रहे हो, तो सोच समझ कर आओ, आपका वाई क्लियर हो कि आप क्यों आए हो और आपको क्या करना है। वहाँ पे कन्फ्यूज़न होंगे तो कहीं ना कहीं आपको और टाइम टेकिंग लग रहा होगा। आप पहुँच तो जाएंगे डेस्टिनेशन पे, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे स्ट्रगल और फेस करने पड़ रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच कृष्णा, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट थी और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। आपने अपनी जर्नी शेयर की, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने शेयर किए यहाँ पर। आपने लिंक्डइन के बारे में बताया, आपने आप कैसी स्किल्स क्या सीखनी चाहिए सब बताया। अगर कोई स्टूडेंट नया फ्रेशर होगा तो मुझे लगता है अगर ये इस पूरे पॉडकास्ट को देखेगा तो उसके ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, उसके जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच कृष्णा, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे पॉडकास्ट की सीरीज़ के पहले गेस्ट रहे और आप और कृष्णा भी यूट्यूबर हैं, इनका भी मैं यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ ब्लॉग्स बनाती हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आप जब देख रहे होंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन ए पॉडकास्ट। चलो बाय। ओके, बाय बाय।